नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग जो बिहार बीएड का जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया था उसमें टीचिंग लर्निंग जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका लास्ट चैप्टर हमारा बचा हुआ है, दैट इज़ चैप्टर 6 फिज़िकल इन्वायरमेंट पॉजिटिव लर्निंग एलिमेंट्स। जो कौन कौन से पॉजिटिव लर्निंग एलिमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो ये लेक्चर फर्स्ट है, ये लेक्चर पहला है, ठीक है। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है, रिक्वेस्ट किया है। मैंने तो इसे पेड कोर्स में डाला था, लेकिन बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि 6 जुलाई को आपका बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। बीएड एग्ज़ाम होने वाला है 6 जुलाई को। बीच में एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन कर दिया गया था, तो ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 6 जुलाई से पहले इसे ख़त्म कर दूँ, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लैप्स किए हुए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण क्या है, ठीक है। पर्यावरण क्या है उसको समझ लेते हैं कि आखिर ये पर्यावरण है क्या, क्यों हम लोग क्या पर्यावरण को क्या हम लोग बोलते हैं। तो पर्यावरण अगर हम बात करें तो इस शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। इस शब्द की व्युत्पत्ति मतलब डिराइव्ड, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है डिराइव्ड। कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? तो ये डिराइव्ड हुआ है फ्रांसीसी पूर्व सर्ग यानी कि पूर्व सर्ग एनवायरन से डिराइव हुआ है। एनवायरन अगर इंग्लिश में इसे लिखें तो इन्वायरन लिखेंगे, एनवायरन से हुई है। इस शब्द की व्युत्पत्ति फ्रांसीसी पूर्व सर्ग एनवायरन से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है अराउंड, मतलब आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, आसपास, इसको बोलेंगे अराउंड, या घिरा हुआ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अराउंड बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलेंगे द टर्म विच, ये जो टर्म है ये टर्म है एनवायरन, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुई है? ये फ्रांसीसी पूर्व सर्ग यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये अगर इसे मैं इंग्लिश में बोलूँ तो हम बोलेंगे कि द टर्म एनवायरनमेंट इज डिराइव फ्रॉम, कहाँ से डिराइव हुआ है? फ्रेंच प्रीपोजिशन। इसका मैं मतलब यही प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग का जो मतलब है, पूर्व सर्ग इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो ये डिराइव्ड हुआ है प्रीपोजिशन एनवायरन से, जिसका मतलब होता है अराउंड, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, कुछ लोगों ने इस पर्यावरण को डिफाइन किया है, उनके बारे में एक दो लोगों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक दो लोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि उन लोगों ने क्या बोला है। देखिए, अकॉर्डिंग टू बोरिंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने पर्यावरण को कैसे डिफाइन किया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित होता है, सम्मिलित किया जाता है, एक सेकेंड, किया जाता है जो उसको जन्म से मृत्यु तक
क्या मृत्यु, जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। तो ये क्या बोला, अकॉर्डिंग टू बोरिंग, ये शिक्षाविद हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने फिलोसफर हैं, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि पर्यावरण क्या है इनकी नज़र में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि जो भी शिक्षाविद जो भी आए हैं, मनोवैज्ञानिक जो भी आए हैं, वो उन लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अपने अनुभव के आधार पर उन लोगों ने टर्म की परिभाषा दी है, जो भी टर्म आए हैं उसकी परिभाषा दी है। तो इन्होंने कहा है कि बोरिंग के अनुसार एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसको जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है। ये किसने कहा है? ये बोरिंग ने कहा है। अब अगर हम बात करें तो डगलस एंड हॉलैंड की अगर हम बात करें, डगलस एंड हॉलैंड की अगर हम बात करें तो इनके अकॉर्डिंग क्या क्या डिफाइन किया गया है, डिफाइंड अबाउट किसके पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में क्या डिफाइन किया गया है। देखिए मैं बता देता हूँ कि पर्यावरण शब्द का उपयोग, पर्यावरण शब्द का उपयोग, पर्यावरण शब्द का उपयोग, पर्यावरण शब्द का उपयोग उन सभी बाहरी ताकतों, प्रभावों, स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवन प्रकृति व्यवहार और जीवों के जीवित जीवों के विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए डगलस एंड हॉलैंड ने अपने अकॉर्डिंग क्या बताया, उन्होंने बताया कि पर्यावरण शब्द जो है, ये जो पर्यावरण शब्द यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जो भी बाहरी ताकतें हैं, बाहरी ताकतों, प्रभावों, स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार और जीवित जीवों, जो हम लोग हैं जीवित जीवों, हमें क्या करता है, हमारा विकास करता है और परिपक्वता को प्रभावित करता है। ये डगलस एंड हॉलैंड की नज़र में पर्यावरण का डेफिनेशन है, उन्होंने इसको परिभाषित ऐसे करके किया है। देखिए अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसको आप आसानी से याद कर पाएंगे। ये जो डगलस एंड हॉलैंड वाला पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, तो इसको आप याद कर पाएंगे कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये पर्यावरण के बारे में था। पर्यावरण छोटा सा टर्म था तो उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि ये हमारा पूरा चैप्टर ही इन्वायरमेंट पे, ये पूरा चैप्टर ही इन्वायरमेंट पे है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन्वायरमेंट के बारे में जानना जरूरी था। देखिए इन्वायरमेंट आप भी जानते हैं, अगर हम बात करें एक छोटे से पौधे की अगर हम बात करें, तो उसको सींचने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर एक पौधे की बात करता हूँ, ठीक है, पौधा की बात करता हूँ, तो इसको सींचने के लिए हमें क्या क्या इन्वायरमेंट, पर्यावरण की ज़रूरत है। तो इसके लिए खाद चाहिए होगा हमें, ठीक है, पानी चाहिए होगा हमें, ठीक है, एक परफेक्ट पॉजिटिव, अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव पर्यावरण चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है,
तब जाके ये पौधा बड़ा होगा, पेड़ बनेगा और फल देगा। तो इन सभी चीज़ों ने क्या किया, हवा चाहिए, अगर मैं बोलूँ तो हवा, एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसे कंटिन्यूसली हम धूप में रख देते हैं, इसको पानी देंगे ही नहीं, कंटिन्यूसली इसको लाइट नहीं देंगे, कहीं एक जगह ले जाके इसको पैक करके रख देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक हमें परफेक्ट इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। ये सभी इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। ये जो भी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। और ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, ये सभी चीज़ें इस पौधे के विकास में, इसके ग्रोथ में, इसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो इसीलिए जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना ही चाहिए, और वो भी परफेक्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक उसी तरह जब हम टीचिंग एंड लर्निंग की बात करते हैं, जब हम टीचिंग एंड लर्निंग की बात करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि शिक्षण और अधिगम की जब हम बात करते हैं और अधिगम की बात करते हैं, तो इस केस में भी क्या होगा, कुछ इन्वायरमेंट होंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होंगे। तो इस चीज़ ये पर्यावरण इसी के अंतर्गत, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कैसे शिक्षण होगा और अधिगम होगा, ठीक है। आइए कुछ कारक को डिस्कस कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के कुछ कारक किसके, तो इन्वायरमेंट के कुछ कारक, पर्यावरण के कुछ कारक हम लोग बात कर लेते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से कारक हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे पहला है, मैं अगर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा वो है फिजिकल इन्वायरमेंट। कौन कौन से कारक कह लीजिए या कुछ कारक कह लीजिए, पर्यावरण के कारक कह लीजिए, पर्यावरण के कारक ही इसको बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। पर्यावरण के कारक जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल इन्वायरमेंट को हम लोग बोलेंगे भौतिक वातावरण, ठीक है। भौतिक वातावरण में क्या आ जाता है, देखिए जिस तरह से मैंने अभी पौधे का आपको एग्जाम्पल दिया, पौधे का एग्जाम्पल में क्या है, पौधे का एग्जाम्पल में हवा है, पानी है, खाद है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। उसी तरह एक क्लासरूम की अगर हम बात करें, एक शिक्षण और अधिगम की बात करते हैं, शिक्षण और अधिगम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग की जब हम बात करते हैं, शिक्षण और अधिगम की, तो उसके लिए हमें क्या क्या भौतिक पर्यावरण चाहिए। तो उसके लिए हमको क्लासरूम चाहिए, एक परफेक्ट क्लासरूम होना चाहिए, बिल्डिंग्स होनी चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए। तो ये सभी जो है फिजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा, किसके, जब शिक्षण और अधिगम की हम बात करेंगे। हमारा स्कूल जो है अच्छे जगह पर होगा ही नहीं, जहाँ पे हमेशा नॉइज पोल्यूशन होगा, हमेशा गाड़ी का आवागमन होगा, गाड़ियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी, तो क्या होगा, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फिजिकल इन्वायरमेंट का भी भौतिक वातावरण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है शिक्षण और अधिगम के केस में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट होगा, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक वातावरण। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक स्टूडेंट जो है जब स्कूल जाता है, उसके मन मस्तिष्क पर हम लोग किस तरह का कैसा हम लोग उसको सिखाते हैं, नहीं सिखाते। जैसे एक कंडीशन मैं देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर क्लासरूम में उसको धमकी दिया जाए, टीचर्स धमकी दे, कुछ स्टूडेंट्स धमकी दे, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो स्टाफ धमकी दे, तो इसके मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा। ये हमेशा डरा और सहमा रहेगा और हो सकता है कि इसको पढ़ने में मन ना लगे, स्कूल के प्रति इसकी रुचि खत्म हो जाए। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि टीचर जो है एक स्टूडेंट को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करे।
अगर वो प्रेशराइज करता है तो स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का जो मस्तिष्क है वो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, तो वहाँ पे हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम इनके साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे चीज़ों को ग्रैस्प कर सके और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और आसानी से अधिगम को प्राप्त कर सके, अधिगम यानी कि लर्निंग को प्राप्त कर सके। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। ठीक है। अब आ जाते हैं सामाजिक वातावरण की अगर हम बात करें तो एक चीज बताइए कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो स्कूल जाता है और समाज में रहता है, और समाज में रहता है। आप नीचे में ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है वैसे ही थोड़ा सा डैश करके लिख लेंगे ताकि आपको चीज़ें याद रहेंगी। पूरी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा लिख लेंगे, उसी को समझेंगे। स्कूल और समाज में जाता है, जैसा स्कूल उसे मिलेगा, जैसी शिक्षा उसे स्कूल में दी जाएगी वह वैसा ही बनेगा। समाज भी वैसे ही है, जैसा समाज मिलेगा वैसा ही बनेगा। अगर समाज अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा बनेगा, समाज बुरा होगा तो बुरा बनेगा। इसीलिए बच्चे को जो वातावरण जो है, सामाजिक वातावरण अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चा अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा नहीं कर सकेगा। इसीलिए जब हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि ये स्कूल कैसा है, नहीं है। आजकल तो सभी लोग, अधिकतर लोग देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते। ठीक है। तो स्कूल और समाज जो है बच्चे में एक और इन्वायरमेंट देता है। ये सभी आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट ही देता है, इन्वायरमेट प्रोवाइड कराता है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, एक लास्ट बात कर लेते हैं मोटिवेशनल क्लाइमेट की। ठीक है। मोटिवेशनल क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को मोटिवेट करना भी जरूरी है। एक स्टूडेंट को मोटिवेट करने से क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, वो चीज़ों को सीखना चाहता है, समझना चाहता है, उसको जानना चाहता है। तो इसीलिए एक स्टूडेंट को हमेशा एक मोटिवेशनल क्लाइमेट हमको प्रोवाइड करना चाहिए। कहीं भी हम रहें, चाहे वो समाज में रहे, चाहे स्कूल में रहें, कहीं पे भी रहें, तो उस बच्चे को हमेशा हमें मोटिवेशनल क्लाइमेट देना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि स्टूडेंट का मोटिवेशन जो है हमेशा डाउन होते रहता है। तो टाइम टू टाइम, समय समय पर हमें बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये मैंने जो 4 चीज़ें बताई, ये सभी क्या है, ये सभी एक इन्वायरमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि शिक्षण और अधिगम के लिए हेल्पफुल है। इसी के कारण हम शिक्षण कर सकते हैं और इसी के कारण हम लर्निंग यानी कि सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें इसी पर निर्भर करती हैं। इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें जो है एक परफेक्ट इन्वायरमेंट बनाता है। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लेक्चर 2 लेकर आएंगे आपके साथ और डिस्कस करेंगे, और उसमें हम सीखेंगे लर्निंग के बारे में। हम लर्निंग के बारे में उस समय पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। ठीक है। अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए ताकि आप भी बोर फील ना करें, बट आई विल ट्राई, मैं बहुत जल्द इस चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं और डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।